News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic is where is to invest if you're facing a tax liability or where to invest from tax. You can send your queries regarding this topic, where to invest if you're facing a tax liability, on our email ID moneymatters.ir@gmail.com. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं. आज का विषय है करों में बचत के लिए निवेश के विकल्प. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं. प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत नमस्कार. मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद सोनू. पुनीत, हालांकि करों की देश के शासन के वित्त पोषण में अहम भूमिका है, फिर भी करों की अदायगी एक आम नागरिक के लिए हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है और कोई भी व्यक्ति चाहता है कि जहां तक हो सके वह कर से बचने के वैध उपाय करे ताकि ज्यादा से ज्यादा आमदनी उपलब्ध हो अपने खर्च और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि कर बचाव के उद्देश्य से एक आम नागरिक के लिए क्या प्रावधान या विकल्प उपलब्ध हैं. सोनू, बिल्कुल आपने सही कहा कि हालांकि कर देना हमारे सबकी एक ड्यूटी भी है, एक जरूरत भी है. उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती है कि हमें जो सेविंग्स हैं वो भी हमें करनी चाहिए और सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए ताकि आप सही प्रकार से सेविंग्स कर सके अपने भविष्य के लिए. इसके लिए सरकार हमें सेविंग्स के ऊपर टैक्स बेनिफिट देती है और इससे आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको थोड़ा कुछ कम कर सकते हैं. खासतौर से ये विषय जो है ये बहुत चर्चा में रहता है जब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है. जैसे हम अब जनवरी के एंड में और फरवरी और मार्च का जब महीना आता है तो ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपनी जो फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हैं. इसको टैक्स के बचत के और उद्देश्य से साथ में ही एक बचत करने लॉन्ग टर्म सेविंग्स के ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ने कई प्रकार की स्कीम्स को एलिजिबिलिटी दी है टैक्स बचाने के लिए. और मैं आपको मोटे तौर पे बताना चाहूंगा कि कोई भी नागरिक जो एक तो हमें देखिए 5 लाख तक की करीब टैक्स एग्जम्पशन है. अगर आपकी इस साल से इनकम आपकी 5 लाख से कम है टैक्सेबल इनकम तो उस पर टैक्स नहीं लगता. तो आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो है अगर. हाँ बिल्कुल. और उसके ऊपर आप करीब मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए तक और ऐसी बचत कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं जिसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा. तो एक आम नागरिक के लिए कई विकल्प हैं और करीब 9 से 10 लाख तक की इनकम को आप अगर सही ढंग से सेविंग करते हैं तो आप टैक्स से बचा सकते हैं. Puneet, for the benefit of our listeners, when you talk about tax savings options, your typical taxpayer has to compute the taxable income on the basis of A, investments, and B, the expenses that are being incurred in your everyday life. Could you expand on that in terms of Section 80C, 80D, and Section 80EE, which takes into account both investments and expenses by which you can reduce your tax liability, compute your taxable income, and ensure that you are not evading tax, but you're only avoiding tax? Absolutely, Arjun. So there are 4 main schemes you can say under which you can invest or have some expenditure which is liable to give you exemption on tax. So the most important and the most popular, we know the Section 80C, where we invest in schemes like Public Provident Fund or so there are about 10 such schemes. I'd like to enumerate them now because a lot of people are not aware of what is covered under Section 80C. 1.5 lakhs. Up to 1.5 lakhs we can invest in these schemes.
and we get an exemption. Then this 1.5 lakh is deducted. आप इन्वेस्ट तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख का आपको फायदा मिलेगा इनकम टैक्स के पर्पज से। ज्यादातर अगर आप एक्सीड करते हैं उस लिमिट को तो आपको लेकिन एग्जम्पशन जो है वो 1.5 लाख तक की आपकी आमदनी पे टैक्स नहीं लगेगा, उतना जितना आप सेव करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पॉपुलर है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हम जानते हैं, वो आप कर सकते हैं 1.5 लाख तक। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी उसके अंदर कवर्ड होता है आपका। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लेते हैं वो भी एटीसी में आपको मिलती हैं। इसके अलावा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, वो भी एटीसी में इंक्लूड हो सकता है। बैंक्स में भी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो आप 5 साल की अवधि के फिक्स डिपॉजिट है। 5-year FDs आर देयर इन बैंक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन दोज। Pension system, national pension system? No, that is so NPS you can claim up to 1.5 lakhs, but there's a provision in NPS. If you invest, if you have exceeded your limit in ATC, then another 50,000 rupees is allowed. So that is a different section. I'll come to that later. So you also home loan repayments. So principal amount that you pay up to 1.5 lakhs of principal amount of home loan repayment, that is also included for exemption under ATC. Similarly, if you are paying school fees and college fees for your children, even that is also included in. ये सिर्फ भारत में या बाहर के फॉरेन? सिर्फ भारत के लिए ही। आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज की इसमें स्कीम एग्जम्पशन नहीं है। और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं उसमें भी जो प्रिंसिपल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको एटीसी का जो एक बार जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो भी इंक्लूड है। Without going into sections, because that may confuse our average listener, you have to take the advice of a chartered accountant who is trained and educated for this purpose. The home loan is very interesting because that way, regardless of the section, you can claim tax exemption on both the principal amount and the interest payable as well. Isn't that true? That is true. So expanding beyond ATC, so we covered section ATC. ATC में मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड है? बिल्कुल। सुकन्या समृद्धि योजना में भी जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी एटीसी में इंक्लूड होता है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी एटीसी में कवर्ड होते हैं। तो इस तरह करीब 11 ये एक प्रकार की स्कीम है जो एटीसी में आती है। तो आप जो 1.5 लाख की लिमिट कह रहे हैं वो सब मिला के, ये नहीं कि 1.5 लाख हर नहीं, वो सब मिलाकर के एक इंडिविजुअल को 1.5 लाख तक की टोटल सेविंग, अगर आपकी ज्यादा है उससे तो आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट वो मिलेगा। तो 1.5 लाख के बेनिफिट का मतलब है कि अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 15,000 का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, तो आप डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट, मान लीजिए मैं 30% में आता हूं तो मेरी इनकम उतनी, आप 1.5 लाख रुपए कम कर देंगे टैक्सेबल इनकम, तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो अलग अलग टैक्स स्लैब में जो लोग हैं उनको उस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, आपकी उतनी आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। जो अर्जुन ने इससे पहले बात कही, जो एनपीएस की बात हमने करी, तो होम लोन होम लोन में एक तो हमने बात करी जो प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे करते हैं वो 1.5 लाख तक इंक्लूड हो सकता है एटीसी के अंदर, और उसके ऊपर जो आप ब्याज देते हैं घर खरीदने के लिए उस होम लोन के ऊपर 2 लाख रुपए तक जो एक्सपेंस है वो आपको अलाउड है एग्जेम्पशन ओवर एंड अबव द 1.5 लाख। ओवर एंड अबव 1.5 लाख, तो ये बिल्कुल अलग सेक्शन है, इसको 24B इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है ये। और जो 2 लाख रुपए तक का जो आप ब्याज देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, और अगर आपने रेंट पे दिया है तो जितना भी आपने ब्याज दिया माइनस दी जो आपको आपने रेंटल इनकम हुई, तो आपको जो लॉस हुआ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो आप 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। पुनीत, अगर थोड़ा सा डिविएट मैं करूं तो ये एक तरह से एक इंसेंटिव भी है लोगों के लिए कि वो होम लोन लें और अपना घर बनाएं। बिल्कुल, देखिए मैंने कैलकुलेट किया है और होम लोन सभी को लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि करीब करीब यदि मैं सारी ये एग्जम्पशंस मिलाऊं होम लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट पर है और इंटरेस्ट अमाउंट पर है, तो आप देखेंगे कि होम लोन का जो ब्याज पड़ता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम पड़ता है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव स्कीम, और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो दे टेक होम लोन्स एंड दे बिल्ड होम्स। I think that is a very good smart thing to do, and to add to that, in fact we left that part earlier. So in addition to this ATC benefit of 1.5 lakhs, there is National Pension Scheme, the NPS. In tier 1 of that NPS, if you invest up to 50,000 rupees, that is also in addition to 1.5 lakhs. So you can save 1.5 lakhs under ATC, you can save 50,000 rupees under NPS, the new pension scheme. I would again recommend everybody to start an NPS account as early as possible. It is a very beneficial scheme. You get a tax benefit of 50,000 rupees there. Another 2 lakh rupees you can get as a home loan
interest payment, which is in addition to again the other known things. So like this you can save up to 4 lakh rupees. और मेडिकल जो एक्सपेंडिचर्स है उस पर भी कुछ इस तरह के प्रावधान On premiums. Yeah. So we have the premium for mediclaims or medical expenses that you incur. There is a provision that for an individual it is 25,000 rupees if he's below the age of 60, and for parents who are senior citizens, for parents who are dependent on those people, for them also if you pay a mediclaim, that is also exempted from tax. I think it's a very good scheme because it encourages people or children to take medical insurance for their parents, and they get very good tax benefit on it. So up to 75,000 rupees normally if you take for yourself if you are below the age of 60, and for your parents if you take mediclaim, up to 75,000 rupees is also exempted from tax. So you can also add this to your other savings. और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या कोई खास प्रावधान है? हाँ, उनके लिए और एक स्कीम है जो सेक्शन 80U जिसे कहते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंडर आती है, और उसके तहत 75,000 रुपए तक अगर डिसेबल आपके कोई डिपेंडेंट है जो आपके ऊपर डिसेबल्ड और वो डिसेबल्ड है, तो वो या तो खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए जो भी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, अगर वो डिसेबल्ड है अप टू 80%, तो आपको 75,000 रुपए तक की इनकम का एग्जम्पशन होता है। और यदि वो 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए का 1.25 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन उसमें का प्रावधान है। सो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट यू कैन टेक बाय। इनफैक्ट काफी लोगों को हो सकता है ये पता भी ना हो कि कितने हर पहलू पर टैक्स रिबेट की प्रावधान किया हुआ है तो सरकार ने। टू जस्ट टू सम अप, तो आप सेविंग कर सकते हैं अपने घर के लिए, होम लोन के लिए, पीपीएफ के लिए अंडर 80C 1.5 लाख तक, 50,000 आप पेंशन के लिए कर सकते हैं, 2 लाख रुपए आपको जो इंटरेस्ट आप होम लोन पे देते हैं उसके ऊपर आपको प्रोविजन है, 75,000 रुपए तक आप मेडिक्लेम में क्लेम कर सकते हैं, और 75,000 रुपए कोई डिसेबिलिटी है और डिपेंडेंट है वो आपके ऊपर, आप उनके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हैं जो टैक्स के लिए आप ले सकते हैं। And Puneet, for the benefit of our listeners again, we have to inform them that the taxable income actually begins after 2.5 lakhs. So if you're earning less than 2.5 lakhs, then you don't have to put in the additional effort to go into tax saving schemes, right? Yes, absolutely. And in fact, from this year, that is in the last budget, Finance Minister has proposed that if your taxable income is less than 5 lakhs, even then you are not taxable to income, to tax. So clearly, I think above 5 lakhs, you can, if you work, make all these savings, bring down your taxable income below 5 lakhs, then there is no tax liability. And also under the Income Tax Act 1961, the person is both the individual and the Hindu undivided family for those who belong to our community? Absolutely. So, Arjun, I think I would like to make a suggestion here to all our listeners that it is also very beneficial to start, if you already don't have, what is called an HUF, a Hindu undivided family. It's a special provision of the Income Tax Act. You can all Hindu, Sikh, Jain and Buddha communities, because they have the concept of undivided family, they can form an HUF or which is then liable to separate income and separate taxation. So let's say my income is above the taxation limit, I can transfer some of my income earning deposits or something to an HUF, and then exemptions will apply to HUF separately. So up to 5 lakh rupees again the HUF gets to save. Do you have to be a joint family for that? No, and any family, but it must have at least one male member. You can't have an HUF without a male member. इनफैक्ट पुनीत, इतना ये ज्यादा डीप टॉपिक है कि अगले सप्ताह हम इस पर एक स्पेशल कार्यक्रम भी करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बहुत ये मुझे लगता है कि सबको इसका प्रावधान पता होने चाहिए, और बहुत बेनिफिशियल है टैक्स प्लानिंग के लिए भी, सेविंग के लिए भी, और एक अच्छी अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करने के लिए इसका बहुत फायदे हैं। पुनीत, अभी तक हमने इंडिविजुअल्स की बात करी है, अभी आपने HUF की बात करी, जो बिजनेसेस होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे SEZ है, अगर कोई स्पेशल एक्सपोर्ट जोन में अपनी फैक्ट्री शुरू करता है, या और कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें उन्हें टैक्स में रिबेट मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट ने टू इनकरेज डायरेक्टेड सेविंग्स या डायरेक्टेड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स निकाली है, जैसे SEZ के आपने जिक्र किया, वहां पर काफी टैक्स कंसेशन मिलते हैं। इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी है गुजरात में, वहां पर यदि आप कंपनी खोलते हैं तो आपको 10 वर्ष तक इनकम टैक्स आपके लिए एग्जम्प्टेड है। तो इस प्रकार से कई, और स्पेशल नॉर्थ ईस्ट में काफी एरियाज हैं जहां पर आप यदि कंपनी खोलते हैं या वहां पर आपकी आमदनी होती है तो आपको कंसेशन मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी फायदे हैं इस प्रकार के। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि टैक्स फ्री इनकम के लिए, एक तो आपने टैक्स
इन्वेस्टमेंट करते हैं आप टैक्स बचाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जहां पर आप टैक्स फ्री इनकम, जो आपको इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा 2012-13 में इशू किए गए, यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। हाँ जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के भी हैं, आरईसी वाले जैसी सरकारी कंपनियों के कुछ बॉन्ड्स हैं। उसके ऊपर यदि आप उसमें निवेश करते हैं तो उसमें जो आपको ब्याज आता है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगता, उसको टैक्स फ्री बॉन्ड्स कहते हैं, और ये आप एनएससी के थ्रू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये खरीद सकते हैं। And you're listening to Money Matters on our News on Air official YouTube channel. Today's topic being where to invest if tax, which simply means where to invest if you're facing a tax liability in terms of your expenses and your investments. What are the tax saving instruments and the schemes? You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें कि कल बजट पर स्पेशल कवरेज होगी, इसलिए मनी मैटर्स कल प्रसारित नहीं होगा। परसों हमारी चर्चा का विषय होगा सूक्ष्म ऋण, और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है करों में बचत के लिए निवेश के विकल्प। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था पुनीत कि जब फिस्कल ईयर खत्म होने लगता है, जब मार्च 31 पास आने लगता है, तब सब लोग एकदम से सोचते हैं कि कैसे करों में बचत करें इस फिस्कल ईयर के लिए, और जल्दी सोचते, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये एक ठीक स्ट्रैटेजी है या वित्त वर्ष के शुरू में ही प्लान करना चाहिए कि कैसे आप बचत करें? बिल्कुल सोनू, आपने सही कहा कि ज्यादातर लोग जो अपनी टैक्स प्लानिंग है वो बिल्कुल अंत में जाके फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। तब तो एक तो उनको ऑप्शंस ही कम रह जाती हैं आपके लिए, आप ज्यादा, क्योंकि मनी आउटफ्लो आपको बहुत करना होता है, आपको कई बड़ा निवेश करना पड़ता है, तो आप उसको ढंग से प्लान नहीं कर पाते। तो मेरा राय और सजेशन यही है सभी के लिए कि वो साल के शुरुआत में ही अपना एक प्लान बना लें, सेविंग्स का भी। तभी उसको सेविंग्स से जोड़ा गया है टैक्स एग्जम्पशंस को, कि यदि आप एक सुनिश्चित तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सेविंग करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पूरा टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, और आपको ये नहीं लगता है कि आखिरी महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, अब मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, और उससे आप थोड़े से हिचकिचाते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जैसे हम जब टैक्स प्लानिंग करते हैं या टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने को उस बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कई ऐसी सुविधाएं हैं, एग्जम्पशंस हैं जो हमें अवेलेबल होती हैं, हमें मालूम नहीं होता तो हम उसका क्लेम नहीं करते। जैसे मुझे खुद कुछ दिनों पहले ही मुझे मालूम चला कि हम मानते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं और एचआरए, उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और वो एचआरए के ऊपर अपना एग्जम्पशन कुछ क्लेम कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो सैलरीड नहीं है, उनके लिए भी सरकार का प्रावधान है कि 5,000 रुपए महीने तक उनका हाउस रेंट एग्जम्प्टेड होता है, और ये सीधा उनका जो एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस है, उसको वो अपना क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई ऐसी, और मैंने देखा बहुत लोगों को ये चीज मालूम नहीं होती है, और हम उसको अपने आप को एजुकेट भी नहीं करते। पर मुझे लगता है कि टैक्स मैटर्स में वी शुड रियली एजुकेट आवरसेल्व्स एंड टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Now that the budget would be announced on the 1st of February, which is tomorrow, for the benefit of our listeners, how should they approach when it comes to tax savings? I know you spoke about this in some length right now also, but should they first look at the expenses, because that's what they're facing on a day-to-day basis, and then look at investments, especially those who are at the marginal level, 2.5 lakhs or below, so they don't have a tax liability, but those are aspiring to earn more, above 2.5 lakhs, and that's the vast majority of our population. How do you see them approaching tax savings in a very efficient way? So Arjun, I think the best way to do that is to start planning at the beginning of the year. So I think one can sit down and look at a potential income for the next year. Typical expenses. Typical expenses, so you can have a budget. You can say, okay, this is the money that I spend every month. And so we must first form a budget for ourselves, and keeping in mind the expenses and the income that we may have during the year. And then whatever we think we need to save, whether to save taxes or to save for our own requirements, that also should be made in the beginning of the year, and then that saving should be spread out over the next 12 months. Like Sonu said earlier, if you are going to start planning in February, I don't think there is much room for planning or to make intelligent choices. So best thing to do is to start it, to do this exercise right at the beginning of the year, which I would say is April.
पुनीत, जैसा अर्जुन ने अभी कहा कि कल ही बजट आने वाला है। बजट में हमेशा टैक्सेस को लेकर काफी बड़ी विश लिस्ट होती है सबकी। पिछली बार बजट में जब एग्जेम्पशन लिमिट को 1 लाख से 1.5 लाख किया गया था, जो भी आपने बताया कि 1.5 लाख है एटीसी में, एटीसी की अगर हम बात करें सिर्फ, तो ये लगभग 5 साल पहले किया गया था। आपको लगता है कि शायद ये एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये लिमिट बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है यदि उसको भी हम ध्यान में रखें तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है सेविंग्स की, फ्यूचर की, वो बढ़ती है। तो यदि हम पहले 1.5 लाख ही पर ईयर हम समझते थे कि ये सफिशिएंट होगा, तो मुझे लगता है अब आज के हालात में वो 1.5 लाख पर ईयर सफिशिएंट नहीं है। उसकी लिमिट या तो 2 लाख या 2.5 लाख रुपए कर सकती है। और सरकार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में यदि पैसा आता है तो लोगों को जो भविष्य के लिए सेविंग करनी है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, उसमें वो ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये लिमिट बढ़नी चाहिए। देखते हैं, लेट अस सी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि काफी एग्जेम्पशंस वगैरह हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो जब आप अपना आईटीआर फॉर्म भरें, जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, तो बहुत जरूरी है कि आप बहुत ध्यान से अपने जो चीजें आपके हैं जिनके लिए आप क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन, उनको बहुत ही बारीकी से भरें। ई फाइलिंग कितना एक कहें एफिशिएंट वे है इनकम टैक्स भरने का? देखिए, बहुत एफिशिएंट वे है। आप खुद ये काम कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास बहुत सरल फॉर्म्स हैं आजकल इनकम टैक्स के। और लेकिन मैं ये दोबारा से कहूंगा कि अपने को एजुकेट करें, हम उसके बारे में जानकारी हासिल करें और फिर ये हम एग्जेम्पशंस क्लेम करें। And what are the expectations from the budget tomorrow in terms of what our taxable income is going to be, and what are the other rebates, exemptions that are likely to be announced? So, Arjun, there's a widespread expectation that the finance minister will increase the exemption limit from, which is 5 lakhs right now. Actually, it was in the last budget, it was raised to 5 lakhs. I think they might formalize that 5 lakhs exemption limit from 2.5 lakhs to 5 lakhs. And the savings options which are given, which right now ATC is 1.5 lakhs, I expect FM to increase that a little bit, maybe to 2 lakhs, maybe to 2.5 lakhs, and probably give incentives more for housing, because the construction sector, housing sector is really linked to the economic growth. So I expect a lot of incentives on promoting savings and investments. और एक पीपीएफ का जो एक लिमिट है 1.5 लाख का, आपको लगता है कि शायद उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है और उसमें काफी अच्छा एक ब्याज मिलता है? देखिए, वो तो एटीसी में पीपीएफ का इंक्लूजन होता है, और वो लिमिट जो पीपीएफ की लिमिट है वो एटीसी की एग्जेम्पशन लिमिट से लिंक्ड है वो। तो मुझे लगता है कि यदि हम एटीसी में गवर्नमेंट इंक्रीज करती है लिमिट, तो वो ऑटोमेटिकली पीपीएफ की लिमिट को इंक्रीज करेगी। What about the direct tax code? Do you see that in any way making it a little bit more efficient and for the tax filer to understand, okay, investments, expenses, what is my tax liability, what's my taxable income, and so on and so forth? So direct taxes code, which was formalized recently and suggested to the government, I don't think government is going to introduce it from end to end, but there are many good suggestions in the direct taxes code, and government might pick up those proposals and implement them as part of the current tax scheme. Of course, direct taxes code can be then implemented later on after more thinking, more fleshing it out. And I think government will eventually, already, in fact, I must appreciate the government's efforts in terms of simplifying the income tax filing, assessment. It has become extremely hassle-free. For the common man, it is now very painless, seamless process. I think we should all appreciate that. सीमलेस प्रोसेस की बात करिए, एक ऑटो फॉर्म भी कहते हैं कि वो आपके जो टीडीएस रिटर्न आपके एम्प्लॉयर ने फाइल करा है और जो आपके पुराने आईटीआर्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बेसिस पे वो भराया आता है, आपको उसको सिर्फ क्रॉस चेक करना होता है। ये कहाँ तक नहीं, अभी देखिए प्रैक्टिकल है? अभी सोनू, इस साल से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो एक प्री फिल्ड फॉर्म सीबीडीटी जनरेट करेगी बेस्ड ऑन योर टैक्स फाइलिंग्स या जो अभी टीडीएस के जो आपको प्रावधान है उसको लेकर। और अभी ये टेस्टेड नहीं है, लेकिन यू कैन ऑल्सो, इट्स अ गुड बिगिनिंग आई वुड से। लेकिन आप उस पर पूरा तरह से उसके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, आपको अपनी उसमें चेंजेस करनी होंगी, पर टू बिगिन विद आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट। And finally, our listeners, those who are in the taxable income bracket, they're investing in mutual funds a great deal. How do you deviate them from also tax saving instruments which are bond and savings oriented? So within the tax saving scheme, in fact, the equity linked saving scheme, which is covered under ATC, that is also available. So you can combine mutual funds. समाप्त हो गया है, तो मुझे आपको यही रोकना होगा। पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद इस उपयोगी जानकारी के लिए। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of day after's topic of discussion, which would be micro loans.
Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.